नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए हम विजन आईएएस की मैगज़ीन्स को कवर कर रहे हैं। 15 महीनों की मैगज़ीन हम कवर करेंगे। अब तक 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बेसिक बातें जिनको जानने से आप इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा लाभ ले पाएंगे, वो बातें मैंने बता दी हैं पहले ही। अब बार बार रिपीट करूँगा तो अनावश्यक समय जाएगा। तो आप उस सीरीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि इस सीरीज़ का आप मैक्सिमम लाभ ले सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कवर करेंगे अप्रैल 2022 की मैगज़ीन को। आपको पता ही है कि मैं क्या करता हूँ। सेक्शन वाइज मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और कैसे उसे तैयार करना है। मैगज़ीन आपने खोल लिया। देखिए, सबसे पहला सेक्शन है पॉलिटी और गवर्नेंस का। इसमें जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आप देखिए शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज़, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आप जब इस मैगज़ीन में जाएंगे अंदर तो रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको पता चलेगा ये चर्चा में क्यों है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएगा। क्वेश्चन एकदम बेसिक आएगा, स्टैटिक आएगा, जिसको देख के लगेगा कि ये तो किताब से क्वेश्चन पूछ लिया गया। किताब से ही पूछा जाता है। मामला क्या है उसको थोड़ा सा समझ लिया, लेकिन स्टैटिक इसका तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें क्या देखना है, दो बातें हैं। जब आप शहरी स्थानीय निकाय की बात करेंगे, सामान्य तौर पर स्थानीय निकाय में दोनों आ जाएगा। अगर सिर्फ आप स्थानीय निकाय करेंगे तो शहरी और ग्रामीण दोनों, जिसको आप पंचायती राज कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वो भी आ जाएगा। शहरी में आप देखेंगे तो एक एंगल ये है कि संविधान में इसके लिए क्या व्यवस्था है, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था और उसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई, कौन से विषय दिए गए, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, ये सारी बातें आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे, जो सेकेंड लेयर है वो बताएगी कि शहरी स्थानीय निकाय का स्ट्रक्चर कैसा है, जो कि बड़ा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग वहाँ ध्यान नहीं देते। स्ट्रक्चर मतलब ये है कि नगर पालिका कहीं होती है, कहीं पे कोई और नाम है, शहरों के आकार के आधार पर अलग अलग नाम है, शहरों की विशेषताओं के आधार पर अलग नाम है, 5-6 नाम है। मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। कई बार पूछा जा सकता है, कुछ निकाय जो है किसी मंत्रालय से जुड़े होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे, उससे बाहर ज़्यादा कुछ आता नहीं। ठीक है जी, मतलब इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। आगे देखिए, भारत की जांच एजेंसी है कौन? एनआईए। किधर है ज़रा देखिए तो, एक मिनट रुकिए। हाँ, थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने। भारत की जांच एजेंसियाँ, इस टॉपिक को जब आप खोलेंगे मैगज़ीन में तो आपको एनआईए के बारे में पता चलेगा। ठीक है, वो तो है ही। इसके अलावा सीबीआई के बारे में पता चलेगा, इसके अलावा ईडी के बारे में पता चलेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पिछले कुछ सालों से इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी है। अब किस रूप में हो रही है वो तो अपने जगह एक मुद्दा है ही, कि ईडी को किस रूप में लोग लेते हैं, कैसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यूपीएससी के दृष्टिकोण से आप देखें तो पॉलिटी सेक्शन में किसी न किसी संगठन से, संस्था से 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं हर साल। फिलहाल अभी आप देखेंगे तो ये 2-3 जांच एजेंसियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें क्या देखना है ये थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं सीबीआई का। बाकी आप देखेंगे उसमें है लिस्ट में, जब आप मैगज़ीन खोलेंगे ना तो देखेंगे सारी चीज़ें हैं। सीबीआई की स्थापना कब हुई, किस समिति ने की, मतलब सिफारिश की थी, क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, कैसे ये काम करती है, सदस्य कौन कौन होते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आप चीज़ों को देख लेंगे। अब हर जगह आपको समिति नहीं मिलेगी, लेकिन बेसिक चीज़ें जो क्वेश्चंस मैंने अभी पूछे आपसे या कहे, उसके आधार पे आप देखेंगे ये एजेंसियां आपकी तैयार हो जाएंगी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कौन सी एजेंसी कब स्थापित की गई, क्या उसका उद्देश्य है, उसके मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है, ठीक है, अध्यक्ष वगैरह देख लीजिए। और अगर कोई मंत्रालय जुड़ा हुआ है तो उस मंत्रालय को देख लीजिए, तैयार हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, क्यों छोड़ रहे हैं इसके बारे में मैंने कई बार बताया है। अब सीधे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यूएनएचआरसी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। लेकिन आप तैयार क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले ये देखिए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उसमें मेंबरशिप का क्या हिसाब किताब है, कितने वर्ष के लिए कौन रहता है, कैसे चुनाव होता है, ये चीज़
क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मानवाधिकार के काम को लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चूँकि वहाँ संभावना कम इसलिए भी है क्योंकि मानवाधिकार परिषद है, तो आप वैसे ही गेस कर लेंगे कि हाँ भाई, दुनिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए या फिर मानवाधिकार को बढ़ाने के लिए ये काम करेगी ये संस्था। तो इसके स्ट्रक्चर पे ज़्यादा संभावना बनती है प्रश्न पूछे जाने की। इसके अलावा आप नीचे देखिए, अंटार्कटिका विधेयक आया है, ठीक है। विधेयक को छोड़ दीजिए, अंटार्कटिका पे फोकस करिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ें हैं। पहला एंगल इसका ये बनता है कि अभी तक भारत ने अंटार्कटिका को लेकर क्या प्रयास किए हैं, कौन से एक तरह से वहाँ पे हमने वो किया है ना, रिसर्च सेंटर्स स्थापित किए हैं, उस पे क्वेश्चन पहले भी आए हैं। जो मैंने नोट दी है आपको, उसमें बड़ा डिटेल में सब कुछ के बारे में बताया गया, कब कौन मतलब स्थापित किया गया था, ठीक है। तो वहाँ आप देख सकते हैं या खुद से भी देखिए, इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अंटार्कटिका के बारे में आपको इस रूप में भी देखना है कि भारत ने क्या प्रयास किए हैं, साथ ही साथ भौगोलिक दृष्टिकोण से भी आपको अंटार्कटिका को देखना चाहिए, ठीक है। बस ये दो बातें हैं, इन पे आप ऐसे फोकस कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। उससे आगे पीछे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें अब छांटने का तरीका अपनाना चाहिए, स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। पढ़ने के लिए हज़ारों लाखों टॉपिक्स मिल जाएंगे, चुनना पड़ेगा कौन हमारे काम का है और किस रूप में हमारे काम का है, ठीक है जी। चलिए, आप देखेंगे यहाँ पर इकोसोक कहीं है, रुकिए, आपको पता ही है, मैंने साइड में लिख के रखा हुआ है। इकोसोक ढूंढिए, यहाँ है, यहाँ ये रहा आपका इकोसोक, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है। संयुक्त राष्ट्र में कुछ ऐसे संगठन हैं, संस्थाएं हैं, जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में प्रश्न आते हैं। फिलहाल हम प्री की बात करें तो प्री के नज़रिए से आप ये देखिए कि इकोसोक क्या है। कभी कभी तो ऐसे ही पूछ दिया जाता है, क्या है, किस नेचर की ये संस्था है, ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी इसका जो काम है उस पर फोकस इस पे ज़्यादा करिएगा। जैसे ये संस्था है, इसके काम को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, किस तरह से ये काम करती है, ठीक है जी। बाकी इसमें मेंबरशिप पे उतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि भारत इसमें चयनित हुआ है तो एक बार इसको देखना ठीक रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर दीजिए इसके स्ट्रक्चर और इसके काम पर, ठीक है जी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हो गया आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ देखेंगे आप, चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट। आपको ये तो जानना ही चाहिए कि ये चालू खाता घाटा क्या है। जब आप बजट पढ़ते हैं तो बजट के दौरान भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें से एक होता है घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, इस तरह से आप बहुत तरह के घाटे आप पढ़ लेते हैं उसी बहाने। यहाँ पे आप चालू खाता घाटा समझिए और साथ ही साथ जब आप इस टॉपिक को खोलेंगे, मैगज़ीन में जाएंगे, तो वहाँ पे मिलेगा भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन समझना बहुत ज़रूरी है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ये चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भुगतान संतुलन क्या होता है, इसको समझ लेंगे तो इकानमी की बहुत सारी पेचीदा चीज़ें आपको आसान हो जाती हैं समझना, और साथ ही साथ प्री के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको इसी के तहत आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट, ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है, इसको आप कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहली बात आप ये देखिए कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या हैं, और दूसरी बात इनकी फंक्शनिंग या इनकी विशेषता क्या है। बस दो क्वेश्चंस का जवाब आप खोज लीजिए, टॉपिक आपका तैयार हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसके आगे, भारत में अर्धचालक का निर्माण, इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। सेमीकंडक्टर, दुनिया में इसका महत्व तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का इसका क्या काम है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फ़िलहाल इस टॉपिक को जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो दो तीन चीज़ें देखिए, क्योंकि भारत में ये टॉपिक ही है, भारत में इसका विनिर्माण। तो एक बार आप इतना समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर के मामले में भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। भारत की अपनी खुद की इंटरनल और दुनिया से तुलना करके भी एक बार देख लीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है वो इस बात पे है
कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसका उपयोग क्या होता है। फिर से समझिए, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है। अब चूंकि क्या होता है के अंदर जाएंगे तो विशेषता ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे हैं भर भर के कि इसके क्या उपयोगिता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, इस तरह से खूब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी उस तरह से प्रश्न आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी में कई सारे, देखिए हम टॉपिक छोड़ रहे हैं जानबूझ के। एक तो ऐसे भी आप दूर हैं काफ़ी एग्ज़ाम से, अभी मार्च अप्रैल के महीने में है, ठीक है। और हमें बहुत सेलेक्टिव होकर टॉपिक्स लेने हैं। ये देखिए, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इसका काम क्या है और इसके बैकग्राउंड में कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसे बनाया है। बस ये दो बातें जान जाइए। और इसकी कुछ लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, थोड़ा बहुत आइडिया उसके बारे में लगा लीजिए, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट काफ़ी चर्चा में रहता है, सुर्खियों में रहता है, इसका संबंध किससे है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि यह वित्तीय कार्रवाई कार्यबल से संबंधित है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक यहाँ पे है। अब देखिए, पूर्वोत्तर में ये जो अधिनियम लागू किया गया है, काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा होती रहती है, आलोचना भी होती रहती है। मेंस के लिए भी यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए किस रूप में इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको शॉर्ट में बोलते हैं अफस्पा। ये लिखा गया है AFSPA, अफस्पा। यह कानून अपने आप में ऐसा है कि कई सारे अधिकार दे देता है सैन्य बलों को, ठीक है, जो सामान्य तौर पर नहीं दिए जाते। उनको कार्रवाई करने में सुविधा हो और स्थितियों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए मतलब आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, किसी से हमें ज़्यादा परमिशन न लेने पड़े। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पर ये कानून लगाया जाता है। तो बस दो बातें आप इसमें देख लीजिए। पहली बात यह है कि ये जो अफस्पा कानून है, इस कानून की क्या खासियत, यानी कि कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं सेना को। और दूसरी बात ये जान जाइए कि अभी वर्तमान में यह कानून किन किन राज्यों पर या किन किन राज्यों में लगा हुआ है। बस दो ही बातें जान जाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें ये बातें हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब जो है आप अगले सेगमेंट पे आइए, जिसे आप कहेंगे पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, IPCC के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था, लेकिन उसे मैंने कहा था कि अभी आप मत पढ़िए। यहाँ पे एक चीज़ मैं ध्यान दिला दूँ कि IPCC में जानने वाली बात कौन सी है, यानी कि अब आपको मैं कह रहा हूँ पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अभी काफ़ी दूर थे, फिर दोबारा चर्चा में ये बात आ रही है, तो धीरे धीरे ही तो चीज़ें हैं ना, कुछ छोटी सी बातें होती हैं। अगर बार बार उस पर ध्यान जा रहा है, करंट अफेयर में बार बार वो बातें आ रही हैं, तो हमें विचार करना पड़ता है कि क्या करें इसका, इसमें देखने वाली बात कौन सी है, इससे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो एक बार तो वैसे भी इसकी रिपोर्ट पे लेके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। वैसे भी पर्यावरण के नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है। तो IPCC के बारे में आप थोड़ा सा ये जानिए कि यह है क्या। बस यह क्या है, पहली बात जान गए। थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे तो इसकी रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लीजिए, इससे ज़्यादा इसके बारे में मत जानिए। क्योंकि अभी इसके पहले वाली जो रिपोर्ट थी उसमें अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, बहुत लंबा रिपोर्ट है। उसका जो निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष जब आप समझ जाते हैं तब मेंस के लायक कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन उतनी लंबी चौड़ी चीज़ों में से यूपीएससी सामान्य तौर पर क्वेश्चन नहीं पूछती है। सीधे उसमें कोई की पॉइंट है, कोई बड़ी समस्या उभर के आ रही है तो प्रश्न बनता है। फिलहाल आप इसी के बारे में जान जाइए, IPCC के बारे में ये क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, इसी में कार्बन ट्रेडिंग के बारे में आपको मिलेगा पढ़ने को। कार्बन ट्रेडिंग जानिए क्या है। कार्बन ट्रेडिंग महत्वपूर्ण है, मेरे ख्याल से इससे जब संबंधित एक कंसेप्ट पे 2021 में भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, पूछा गया था। तो कार्बन ट्रेडिंग का कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत अधिक चर्चा में रहेगा, अभी भी चर्चा में है, इसका महत्व बढ़ रहा है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन के मामले में जो नया कंसेप्ट आया है वो बड़ा ही कमाल का है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार कंसेप्ट बना ही लेते हैं। तो जब आप इसको समझेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा कि ये क्या मज़ा, मतलब
मजाक चल रहा है या जो भी है, लेकिन ठीक है, इसका भी अपने अपने इसके भी लाभ हैं। तो कार्बन ट्रेडिंग क्या है, इसका मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, बस इतना ही जानना है। इतना आप जान लेंगे, क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीएम कुसुम के बारे में थोड़ा सा जानिए। महत्वपूर्ण योजना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम, इसमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। इसके कई एंगल्स हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली बात कि यह योजना कब शुरू की गई थी। दूसरी बात कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उद्देश्य आप समझेंगे, उसी को समझने के लिए इसको कैसे लागू किया जा रहा है, इस योजना को, वो समझना पड़ेगा। वो आपने समझ लिया। मंत्रालय आप देख लीजिए। एक चीज़ मैंने कहा है कि बजट वगैरह नहीं देखना है, लेकिन शेयरिंग देखना ज़रूरी है। शेयरिंग का मतलब ये है कि इस योजना में जो पैसा लग रहा है वो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। उसको जो आप देखेंगे तो पता चलेगा केंद्र सरकार का कोई शेयर है, कुछ कुछ हिस्सा केंद्र सरकार, कुछ हिस्सा राज्य सरकार, कुछ हिस्सा लोन के तौर पे। तो वो हिसाब किताब थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना ही देख लेंगे, पीएम कुसुम तैयार हो जाएगा। प्री के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मेंस के लिए क्या है, बेसिक यही है। खैर मेंस की बात बाद में बात करेंगे, नहीं तो फिर बढ़ जाएगा। अभी तो वैसे ही मैं इसको बड़ा ही सेलेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि आपका टाइम ख़राब ना हो, फिर उस पर बात करेंगे तो अलग बात हो जाएगी। तो पीएम कुसुम हो गया। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में बहुत हल्के में बात की थी, लेकिन ये चर्चा में रहते हैं। तो अगला जो है वो ऑलिव रिडले कछुए ही हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। अब उस थोड़े से में क्या देखना है समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो कछुए हैं, भारत का जो तटीय क्षेत्र है, किस तट पर ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से वो तट चर्चा में रहता है, क्योंकि तटों को लेकर के क्वेश्चन यूपीएससी कभी कभी पूछ लेती है। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो ऐसे किसी खास विशेषता को लेके थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख के और यूपीएससी कह दे कि किस तट की बात है, जहाँ ऑलिव रिडले कछुए भी आते हैं, टर्टल भी आते हैं। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये देखनी है कि ये जो कछुए हैं इनकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, ये वहाँ पे आते हैं, अंडे देते हैं, इतना तो बेसिक आपको भी पता है, वैसे बिना पढ़े थोड़ा बहुत पढ़ के, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में और जानिए। ठीक, साथ ही साथ इसके बारे में ये जानिए कि आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें ऑलिव रिडले टर्टल को किस कैटेगरी में रखा गया है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, किस में रखा गया है, ये समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा ये टेंट टर्टल के बारे में देख सकते हैं, बस सामने लिखा है तो वो बता दे रहा हूँ, लेकिन उतना महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद नाइट्रोजन के स्तर में गिरावट, ये कहाँ है, यहाँ है, नाइट्रोजन के स्तर में गिरावट। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो चर्चा में आएगी, आप देखेंगे किस वजह से चर्चा में है। सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा ये थोड़ा समझ लीजिए। गैसों पर अभी तक जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन खूब पूछ लिए जाते हैं कि उस गैस की अपनी क्या खासियत है, और साथ ही साथ वह गैस कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से वो फैलती है, इस तरह का क्वेश्चन। खासकर से वो गैस जिन्होंने प्रदूषण फैला रखा है उन पे ऐसे ही आता है, सोर्स क्या है उसका। तो नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, नेचर में कितना है उपलब्ध नाइट्रोजन, आप ये देखिए। जो सामान्य वायु है, हवा है, उसमें नाइट्रोजन का कितना लेवल रहता है सामान्य तौर पे। बाकी और भी कुछ सोर्सेज है जहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलती है, आपको पता होना चाहिए। और इसी बहाने इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन चक्र क्या है, पूछा जा सकता है। 2021 में मेरे ख्याल से फास्फोरस चक्र पे क्वेश्चन आया था, या सल्फर चक्र पे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही था। ठीक है, तो इस चक्र पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इस सर्किल कैसे बनती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को इस रूप में आप देखेंगे। बाकी क्यों गिरावट हो रही है वो तो आप रेफरेंस में ही जाकर समझ जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो इसकी विशेषता, उपलब्धता, सोर्स और नाइट्रोजन चक्र पे आने की सबसे ज़्यादा है। आप इसको इसी रूप में देखिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से कहाँ गया, भूचुंबकीय तूफान, एक सेकंड रुकिए, यहाँ देखिए, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, यह क्या है, सीधा सा प्रश्न। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है, भूचुंबकीय तूफान क्या है।
इसका कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट वगैरह नहीं मिलेगा आपको। सीधा सीधा आपको ये समझना पड़ेगा कि भूचुंबकीय तूफान क्या होता है। मैग्नेटिक तूफान है, ठीक है। तो ऐसा नहीं आंधी आ रही है, हवा उड़ रही है, घर उड़ गया, ऐसा इस तरह का कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसे समझना पड़ेगा बेसिक कि क्या है भूचुंबकीय तूफान और क्यों ये चर्चा में है, क्यों यह बनता है। बेसिक है, भूगोल का, साइंस का मिक्सचर है ये, ठीक है। तो इसे आप समझ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन इसी रूप में बनने की संभावना है कि आप जान रहे हैं कि नहीं कि भूचुंबकीय तूफान क्या होते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। बाकी सोशल इश्यूज़ में इस महीने कुछ खास नहीं है। वैसे मैं बताता ही रहता हूँ कि आप अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट मानने और पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो पिछले 28 सालों के प्रश्नों को विश्लेषित करके और जो अपने अनुभव से पिछले साल क्वेश्चन लड़ा के मैंने देखा है कि यूपीएससी इस दिशा में जा रही है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, आपके समय और आपकी समझ पे चीज़ें निर्भर करती हैं काफ़ी हद तक। तो ये हो गया, इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए साइंस में चलते हैं, इधर कहीं होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हाँ, इसमें क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वन हेल्थ आपको पता है क्या होता है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी लिख दे वन हेल्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं जो अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि इसको कहते हैं वन हेल्थ। उनमें से एक सही है और उस एक को तभी खोज पाएंगे जब आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा कि ये है वन हेल्थ का असली मतलब। तो कायदे से इसमें बस इतना ही जानना है कि वन हेल्थ क्या होता है। जब ये जानेंगे तो सामान्य तौर पर आपको उसके फ़ायदे दिख जाएंगे, ठीक है। और जब यूपीएससी ये पूछ ले कि वन हेल्थ के लाभ क्या हैं, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, आप उसे हल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया वन हेल्थ। इसके बाद से यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, सर्न के बारे में आपने समझा है? ये सर्न, CERN, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है ये। हाँ, वही है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे ये जो हिग्स बोसान और इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो हुए थे, इनके बारे में थोड़ा सा आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत वो छोड़ दीजिए। यहाँ फ़िलहाल इसकी चर्चा जो भी हो, कारण आप देखिए, ये जानिए कि ये है कहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसका काम क्या है, बस ये 2 चीज़ें आप जान जाइए। कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ यूपीएससी पूछ सकती है कि ये फला चीज़ यहीं पे हुई थी, जैसे मैंने अभी ऐसे हवा में बातें की हैं, ठीक है ना। उसको करेक्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि मैं सही बोल रहा था, गलत बोल रहा था, कि बस एग्जाम्पल लेने की कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और बोल दिया मैंने। तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो दिखेगा वहाँ पे कि यहाँ पर इस संगठन ने क्या क्या काम किए हैं। तो उस काम में से किसी एक का एग्जाम्पल लेके इसके साथ जोड़ के 2-3 लाइनें बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस इतना ही जानिए, ये कहाँ है, इसका काम क्या है, अभी तक क्या काम हुआ है इसमें, इतना बस जान जाइए, हो जाएगा। चलिए जी, तो ये हो गया। गगन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गगन, गगन पे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आया है, प्री में भी प्रश्न आया है। गगन प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है, बस इतना ही 2 बातें जाननी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। हाँ, इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, एग्जाम्पल उसको आप देख लेंगे, उसको भी ले लीजिए। 3 बातें हो गई, बस इतना जान लीजिए, हो गया। इसमें उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही जान लीजिए। अपने सवाल का जवाब मिल गया आपको, फिर यूपीएससी जब पूछेगी तो इसी जवाब के आधार पर वो जवाब भी आप दे पाएंगे। आगे बढ़े, आगे देखिए, आर्ट एंड कल्चर का है। और उड़ीसा में स्थापत्य कला जो है उस पर बाकायदा इन्होंने एक आर्टिकल दिया है, बहुत ही कमाल का आर्टिकल है। उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डूब गए, एक एक शब्द पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। बस ये जानिए कि देखिए, स्थापत्य कला के 3 हिस्से हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर में। जब आप पढ़ते हैं तो 3 तरह से, बेसर कला है और नागर शैली है, इस तरह से करके। तो आप देखिए कि उसमें भी उपशैली है। उड़ीसा में जो शैली बनी है वो किसकी उपशैली है, इसे आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें मिल जाएगी चीज़ें। लेकिन जब आप इसे पढ़ने जा रहे हैं तो आप देखेंगे इसी टॉपिक में लिंगराज मंदिर के बारे में बात की गई है, जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात की गई है, कलिंग मंदिर के बारे में बात की गई है। उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आप इकट्ठा कर लीजिए, आपका काम हो गया, ठीक है जी। ये ज़रा देखिए, ये साइक्लोपियन वॉल के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक लिखा है लेकिन पढ़ना थोड़ा सही है।
आपको सिर्फ इतना जानना है कि साइक्लोपियन वाल क्या है और ये कहाँ है। कमाल का, जब आप इस दूसरे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर यूपीएससी ऐसे पूछ ले तो बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो गेस नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं पूछ दूँ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से ये कहाँ है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बड़ा मुश्किल है गेस करना कि ये कहाँ पे है। बस ये दो चीज़ें जान जाएंगे, क्या है, कहाँ है, तो क्या है में विशेषता भी शामिल हो जाती हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मकसद क्या है। दो बातें, ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मकसद क्या है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अगर कोई मंत्रालय है तो आप गेस कर लेंगे वैसे ही, लेकिन इससे संबंधित, इसकी फंक्शनिंग से संबंधित अगर क्वेश्चन आया तो इन दोनों को मिक्स करके यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है। इसीलिए इनका जो कार्य है उसको अच्छे से डिफाइन कर लीजिए, समझ लीजिए कि संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी में अंतर कहाँ है। ठीक है ना, क्योंकि कला से जुड़ी हुई हैं तो कन्फ्यूजन स्वाभाविक है, हो सकती है। आगे चलते हैं। कुछ इनका एक सेक्शन होता है सुर्खियों में रही योजनाएं। नीति शास्त्र को आप प्री के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, वो मैंने पहले ही बताया है। लेकिन कई बार ऐसे टॉपिक्स आपको दिखेंगे जो नीति शास्त्र के तहत दिए गए हैं, प्री के लिए दूसरे पेपर में और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो दूसरे सेक्शन में आगे चल के कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं। जैसे यही है सेरोगेट विज्ञापन, तो सेरोगेट अपने आप में एक टॉपिक हो सकता है। सेरोगेट पे मेंस में कई क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, ठीक है। सेरोगेसी क्या होती है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नीति शास्त्र में प्री के लिए कोई खास टॉपिक नहीं होता। सीधे आते हैं योजनाओं पर। इस महीने कौन सी योजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सामने लिखी है, यही पहली योजना अटल नवाचार मिशन। और योजनाओं में क्या देखना होता है, पहली चीज़ योजना कब शुरू की गई, दूसरी चीज़ इसका मकसद क्या है, तीसरी चीज़ इसका मंत्रालय कौन सा है, चौथी चीज़ इसको लागू कैसे किया जा रहा है, क्या प्रक्रिया। बस इन 3-4 क्वेश्चंस को देख के बेसिक समझ आप बना लेते हैं, काम आपका हो जाता है। ज़्यादा उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये देख लीजिए। और इस पर क्वेश्चन आ सकता है स्वनिधि योजना कहाँ है, हाँ इधर, पीएम स्वनिधि योजना पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्या है ना, ये वेंडर्स पेमेंट्स में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हमारे देश में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या हो गई है कोरोना के बाद से, ठीक है, बेरोजगारी बहुत चरम पे चल रही है। तो रोजगार से संबंधित जो योजनाएं हैं किसी भी रूप में, उन पर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है जी। गरीबी दूर करने से संबंधित योजनाएं हैं, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजनाएं हैं, उनको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि प्री में काम आए ना आए, मेंस में तो डेफिनेटली काम आ जाएगा, और प्री में आने की संभावना है, क्योंकि जाहिर सी बात है योजनाओं में किसी भी योजना पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती, जिस जो रिलेवेंट है, जिसकी ज़रूरत है अभी, उस योजना पे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है जी। तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखेंगे इस मैगज़ीन के लास्ट में, वो है कि मैप बना रहेगा भारत का, विश्व का, और उसमें जो है स्थान रहेंगे, स्थानों के बारे में ये क्यों चर्चा में था। तो बस एक बार पढ़ के ध्यान में चीज़ों को बिठा लेना है, आगे बढ़ जाना, रटने पर ध्यान नहीं देना है। मैं हर मैगज़ीन में बात कह रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो भारत और विश्व को ऐसे देख लीजिए, कुछ चर्चित व्यक्ति हैं उनको एक बार बस ऐसे ऊपर ऊपर देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस मैगज़ीन में बस इतना ही है जो आपके काम का बहुत ज़्यादा है। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार समय मिलेगा तो एक बार फिर से देख सकते हैं कि कोई और छूट तो नहीं रहा, लेकिन पहले इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है जी। और टॉप 500 सीरीज़ की अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो सिंपल है, आप इस वीडियो के कमेंट में जाएंगे, वहाँ पे पिन किया हुआ एक कमेंट मिल जाएगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो खुल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी मोबाइल ऐप का भी लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे कोर्स की पूरी जानकारी है, जीरो टू जीनियस जो कोर्स है उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।